Hi students, how are you? First of all, I would like to welcome you on your beautiful channel, the Alpha Physics Classes. Students, today I am going to teach you some doubts. Some students has commented me that sir, we are in confusion that what is the difference among resistance, resistivity and resistor. So today we will discuss only on these terms. We have three terms: resistance, resistivity and resistor. So let's start now. स्टूडेंट्स एक्चुअली है क्या कि हम इससे पिछले वीडियो में ओम्स लॉ बताया था, जिनमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ऐसा है कि कुछ बच्चे का कहना था कि सर इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर, ये क्या डिफरेंस है इन तीनों में, थोड़ा सा इसको क्लियर करना है। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को क्लियर करते हैं। तो बच्चे देखो, ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो बच्चे, क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई वायर है आपके पास, इस तरह का कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक वायर है कोई आपके पास, इस टाइप का कंडक्टर है ये। और इस कंडक्टर में जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर जो होते हैं उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर का। और ये हम उसका कुछ एटम को यहाँ दिखा रहे हैं, जो वायर के अंदर एटम होते हैं। पता ही है सबको कि वायर तो भाई बिल्कुल खाली होता नहीं है, उसके अंदर एटम होते हैं। ये जो वायर है आपका, जो ये वायर है, या ये कह लें कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसी एटम से निकला हुआ है। अब क्या करोगे, इस वायर को अगर आप एक किसी सेल से या बैटरी से अगर आप कनेक्ट करोगे इसे, तो क्या होगा कि ये जो बैटरी है, ये जो आपका सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे कर देता है। मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब आपने इस कंडक्टर को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज है ये, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आएगा, मोशन में आएगा। ये जब ये मोशन में आएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक फ्रीली जा पाएगा? ऐसा लगता है नहीं जा पाएगा। ये क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इसके सामने देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, एटम्स हैं। ये एटम क्या करेंगे, इसको फ्रीली आगे जाने नहीं देगा। ये एटम क्या करेंगे, इसके मोशन को अपोज कर देगा, यानी कि इसको रोक देगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे कोलाइड कर जाएगा, सारे एटम से कोलाइड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब ए से बी की ओर मूव करेंगे तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। इसको क्या करना होगा, इस एटम से लड़ते हुए जाना होगा आगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा इसका। कोलिजन मतलब इससे टकराएगा तो क्या होगा, ये यहाँ रुकेगा। जैसे ये रुक गया तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाया, यानी कि ये अपने मोशन को बना करके नहीं रख पाया। इसका जो मोशन है, इसका जो स्पीड है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे स्पीड कम हुआ तो करंट कम होगा, चूँकि करंट डिपेंड करता है स्पीड से कि कितना ज़्यादा स्पीड से करंट पास कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से, और उसके स्पीड को ही ये एटम क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। चूँकि उससे जाके ये बार बार टकरा जा रहा है तो स्पीड इसका कम हो जा रहा है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि स्पीड इसका कम हो जाता है, ये कोलिजन की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि जब ज़्यादा कोलिजन होता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब करंट कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, चार्ज जो मूव कर रहा है उसका। तो रेजिस्टेंस यही चीज़ होता है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में होता है तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं, ठीक है, ये इससे कोलाइड कर जाते हैं। और इसके कोलिजन की वजह से क्या होता है कि इसका जो मोशन है वो अपोज हो जाता है, मतलब ये अपने मोशन को बना करके नहीं रख पाता है। तो इसका जो ये जो अपोजिशन है, अपोज कर रहा है इसके मोशन को, ये जो एटम
इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अपोजिशन है ये एक प्रकार का रुकावट, यानी कि ये रोक रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ये एटम क्या कर रहा है, रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये इससे बार बार कोलाइड कर जा रहा है। अगर ये एटम नहीं होता यहाँ पर तो फ्रीली ये मूव कर जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है रेजिस्टेंस। तो आप रेजिस्टेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रुकावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो रुकावट से कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको जो रोक रहा है ये एटम, यही रुकावट है, अपोजिशन है ये। तो ये अपोजिशन जो है ये क्या है, ये कंडक्टर का कोई प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का ही ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर एटम होते हैं और एटम क्या करता है, मूविंग चार्ज को रोकने का काम करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, आप इस तरह से लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू which there is an opposition, there is an opposition, there is an opposition, there is an opposition offered by the particles of conductor, by the particles of conductor in the path of moving charges, in the path of moving charges। मूविंग चार्जेज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यही चार्ज है। तो देखो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी, ये कंडक्टर है, कंडक्टर रेजिस्टेंस होता क्या ये, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच, जिस कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जिस कारण से देयर इज एन अपोजिशन, एक रुकावट होती है, ऑफर, और ये रुकावट जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, कौन ऑफर कर रहा है इस रुकावट को, ऑफर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर, यही कंडक्टर का जो पार्टिकल्स है, ये जो एटम्स हैं, यही इस मूविंग चार्ज को रोकने का काम करता है, मूविंग चार्ज के पाथ में आकर के ये उसको रोक देता है। इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के पाथ में एक रुकावट यहाँ पे पैदा हो रहा है, जो रुकावट के पीछे कारण है इसी कंडक्टर का एटम, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। बस ये कुछ नहीं, एक अपोजिशन है, मूविंग चार्ज जो फ्लो हो रहा होता है, मूवमेंट में होता है, उसके मूवमेंट को बस अपोज किया जा रहा है यहाँ पर एटम के द्वारा, कंडक्टर के एटम के द्वारा, यही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब बस आगे जाना कोई चाहता है, हम उसको आगे जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रोक दे रहे हैं, यही हुआ रुकावट, रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात आती है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैसे निकालें भाई, कि कौन कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, किसका क्या है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ में बताया गया है कि उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, R = V/I, जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सेल इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हियर। जिस बैटरी से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसी बैटरी का जो शक्ति है, पावर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और करंट इस वायर से, यानी कि आप इस कंडक्टर को जिस पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए हैं वो ये यहाँ आएगा, जिस सेल से कनेक्ट किया है उसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करने के बाद उस कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है वो यहाँ पे है। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आपको रेजिस्टेंस पता हो जाएगा। अब बात आती है, किसी मान लीजिए कि ये वायर है, ये कॉपर का वायर है, इसी जगह पर अगर हम दूसरा वायर को ला करके लगा देते हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि ये जो रेजिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं ना, वो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। बैटरी आपका वही रहेगा, लेकिन इसमें करंट आपको कुछ और दिखेगा, कॉपर में, एल्युमिनियम का लगाइएगा तो उसमें कुछ और करंट दिखेगा। जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा अपने से वो कंडक्टर, जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर क्या करेगा, अपने से फ्लो होने वाले चार्ज के मोशन को उतना ज़्यादा अपोज करेगा, मतलब उसको
उतना ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा। तो जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा वो कंडक्टर अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को, तो उतना क्या होगा, उस चार्ज के स्पीड में कमी आएगी। जब चार्ज के स्पीड में जितना ज़्यादा कमी आएगी उतना कम करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है करंट कि भाई कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होकर के करंट उससे फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज़ है रेजिस्टेंस। तो ये कैसे निकालना है रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली फॉर्मूला से, वो तो आपको दिया गया है, यही होता है रेजिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होता है, कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि ये होता क्या है। ठीक है ना बच्चे, ये जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ पे, कंडक्टर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा वायर है इस तरह से, जिसका लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है। अब क्या है कि आपके पास जो है एक दूसरा भी वायर है सेम मटेरियल से बना हुआ, जैसे ये कॉपर है तो दूसरा भी वायर आपके पास कॉपर ही है, लेकिन इसका लेंथ डबल है इस तरह से। ये 1 मीटर था तो ये 2 मीटर है, ये भी कॉपर ये भी कॉपर, थिकनेस इसका सेम है, ये जो इसकी मोटाई है दोनों का सेम है, सिर्फ लेंथ को हमने डबल कर दिया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा छोटा वाला वायर का कॉपर का, उससे डबल हो जाएगा इसका 2 मीटर वाला का। लेंथ को आप डबल कर दीजिएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ये चीज़ है, यहाँ पे आपने समझा। दूसरी चीज़ है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर मतलब वायर की जो मोटाई होती है, जैसे ये कितना मोटा है, ये देखो ये मोटा मार्कर है, ये सर्कुलर पार्ट जो आपको दिख रहा है इसी से डिसाइड होता है कि वायर कितना मोटा है। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालो, एरिया ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा मोटा है, एरिया कम निकलेगा तो कम मोटा है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर का। ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिखता है, ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना, ये इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए अगर आपको सर्कल का रेडियस या डायमीटर पता होगा तो आप तो फाइंड कर ही लेंगे, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो उस टाइप से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता कर सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब क्यों कम होगा, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देख करके आप इस डॉट को क्लियर कर सकते हैं कि भाई वायर के थिकनेस को बढ़ा देने से आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना करके आपको दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास कि ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल होगा वो क्या हो सकता है, किसी भी कंडक्टर का, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का उसके लेंथ पे डिपेंड किया, कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड किया रेजिस्टेंस। तो आखिर किसी भी कंडक्टर का मटेरियल क्या हो सकता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या है उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनके एटम्स। तो अब वहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई कोई भी कंडक्टर जिस एटम से बने हुए हैं आखिर उस एटम का क्या प्रॉपर्टी है, कितना साइज में बड़ा है, कितना साइज में छोटा है, या किसी वायर के अंदर कितना ज़्यादा एटम है, कितना कम एटम है, या फिर उस वायर के अंदर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितना कम इलेक्ट्रॉन है। इन सब बातों पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इसी को बोला जाता है मटेरियल को रेजिस्टिविटी,
क्या बोला जाता है इसको? रेजिस्टिविटी। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे इन डिटेल्स आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैंने बताया मटेरियल, मटेरियल से आप सीधा समझो कि किसी कंडक्टर के अंदर का पार्टिकल्स, एटम्स, अब वो एटम ही उसका मटेरियल है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब है कि वो जो एटम है जिसको हम मटेरियल बोल रहे हैं, उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किसी वायर में ज़्यादा एटम होंगे, किसी में कम होंगे, है ना। तो इस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा मटेरियल पे। जैसे कि आपको पता है ना कि अलग अलग वायर लेते हैं हम, जैसे कॉपर का वायर लेंगे, एल्युमिनियम का लेंगे, सिल्वर का लेंगे, तो क्या सबका रेजिस्टेंस एक ही होगा? नहीं, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि सब एल्युमिनियम बना हुआ अलग तरह के मटेरियल से। उसके एल्युमिनियम के एटम का साइज कुछ और होगा, कॉपर में एटम का साइज कुछ और होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, उस एटम के अंदर अलग अलग कंडक्टर के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे उसका भी नंबर चेंज हो जाता है, एटम का साइज चेंज हो जाता है, किसी में एटम ज़्यादा रहता है, किसी में एटम कम रहता है। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और इन्हीं सारे फैक्टर को मिला करके बोला जाता है मटेरियल। एटम का साइज, ठीक है ना, एटम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने ज़्यादा एटम है, कितने कम एटम है, इन्हीं सब चीज़ों को बोला जाता है मटेरियल, और मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ये हो गया। अब तीसरा, फोर्थ इसका फैक्टर है रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, वो एक टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, बढ़ जाता है किसी वजह से, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि उसमें उससे होकर के जो चार्ज फ्लो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसको रोकने का काम अब ज़्यादा होने लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे वायर का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, या बहुत देर तक करंट वायर से अगर फ्लो कर रहा है, तो ऐसे भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आपको तो ऑलरेडी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा किसी कंडक्टर के अंदर से होकर के, तो उसके एटम से कोलाइड करेगा। जब एटम से कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा किसके अंदर? उस एटम के अंदर, और वो एटम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो भी एटम उस कंडक्टर के अंदर है। इस कोलिजन के वजह से, देयर इज कोलिजन बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड एटम, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन कंडक्टर। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे ही एटम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, अब जो वहाँ पर रुकावटें आएंगी, मूविंग चार्ज के पाथ में कुछ ज़्यादा आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो अब रुकावटें आएगी, उसको रोकने का जो काम होगा एटम के द्वारा, वो कुछ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जब रुकावट ज़्यादा हो गया, कोलिजन ज़्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ होता है। अब क्या है ऐसा होता है, इस चीज़ पर मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो में, पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ कि क्या रीज़न है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाता है किसी कंडक्टर के अंदर और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, वो मैंने बता चुका है, आप उस वीडियो को देख लें। तो बच्चे ये चीज़ था रेजिस्टेंस, और इसके अंदर तो कुछ है नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी पे। बहुत ही आसान चीज़ है इसको समझना, जिसको हमने बोला था अभी मटेरियल। अभी हमने जब आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, तब वही बात यहाँ हो रही है रेजिस्टिविटी की। यही है रेजिस्टिविटी, है मटेरियल। अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो बच्चे क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं आपको दो वायर दे दूँ, इस तरह से मैं आपको अगर दो वायर दे दूँ, मान लो कि ये कॉपर का वायर है और ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का वायर है, इसे एल्युमिनियम का वायर है ये, और
ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है, हमारे पास दो वायर है, दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का जो मेजरमेंट है डायमेंशन है वो सेम है। मान लीजिए कि ये भी एल लेंथ का है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, थिकनेस, और इसका भी जो लेंथ है ये वायर का ये भी एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी दोनों वायर जो है सेम मेजरमेंट का है, लेकिन ये कॉपर है ये एल्युमिनियम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा आपका आंसर? आप तो हंस के बोलोगे, मुस्कुरा के बोलोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, सेम कैसे होगा? नहीं होगा, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो कैसे अलग अलग हो जाएगा? अब इसी चीज़ को तो हमें जानना है कि कैसे अलग अलग हो जाएगा, आखिर क्या फ़र्क पड़ा दोनों में कि अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, मतलब सेम नहीं होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा रेजिस्टेंस। क्यों अलग होगा? वो इसलिए अलग होगा कि ये जो कॉपर है ये बना हुआ अलग मटेरियल से, ये कॉपर मटेरियल से बना हुआ, मतलब कॉपर के एटम से बने हुए हैं, और ये जो आपका एल्युमिनियम है ये अलग मटेरियल से बने हुए हैं, ये बना हुआ है एल्युमिनियम एटम से, एल्युमिनियम एटम से बने हुए हैं, ठीक है। आखिर मैं बोल रहा हूँ कि एल्युमिनियम का जो वायर है ये कंडक्टर, एल्युमिनियम का जो कंडक्टर है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बना हुआ है एल्युमिनियम मटेरियल से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्युमिनियम के एटम से बने हुए हैं और ये बने हुए हैं कॉपर के एटम से बने हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल से ये दोनों बने हुए हैं, यही फर्क पड़ता है। और अलग अलग मटेरियल का जो कैपेसिटी होता है ना, जो क्षमता होता है मूविंग चार्ज को अपोज करने का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसी वजह से दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। तो अब समझते हैं हम इस बात को कि कैसे होता है क्या। देखो बच्चे, हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉपर ले लीजिए और एक सिल्वर ले लीजिए Ag, ठीक है। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे, देखो क्या होता है। ये जो सिल्वर है Ag, इसका जो एटम है, सिल्वर का जो एटम है, इसका जो साइज है, इसका जो साइज है वो है बड़ा, किसके रेस्पेक्ट में? कॉपर के एटम के रेस्पेक्ट में। और कॉपर का जो एटम है इसका जो साइज है वो है छोटा, स्मॉल साइज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ रेजिस्टिविटी, यहीं से क्लियर होगा ये चीज़। रेजिस्टिविटी में मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। वो इस वजह से अलग अलग होता है कि वो बने होते हैं अलग अलग मटेरियल से। तो अलग अलग मटेरियल को हम कैसे आपको बताएं, यही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। देखो कॉपर बना हुआ है कॉपर एटम से, तो कॉपर एटम से बना हुआ है, तो कॉपर जिस एटम से बने हुए हैं, अरे एटम तो बस एटम है, चाहे वो एटम कॉपर का हो या एल्युमिनियम का हो या फिर सिल्वर का हो या गोल्ड का हो, उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होगा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ता है उसके साइज पे, एटम के साइज पे। तो कॉपर जिस एटम से बने हुए हैं उस एटम का जो साइज है ना वो छोटा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का जो साइज है एटम का वो बड़ा है। देखो यहाँ बनाते हैं। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हम लेते हैं एक वायर, ये लेते हैं कॉपर का वायर, ठीक है। ये कॉपर का वायर हमने ले लिया, इसका भी लेंथ हमने लिया L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया A। जो मेजरमेंट अभी इसका है वही मेजरमेंट यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से लेते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये इसका L है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दोनों वायर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यही हो जाएगा। इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। वॉल्यूम से कहने का मतलब कि इस कंडक्टर का के अंदर में जो जगह आपको दिख रहा है, ये जगह जो हम दिखा रहे हैं आपको स्पेस, वही यहाँ वॉल्यूम है। हमको यही बताना है आपको, यानी कि कॉपर है और ये सिल्वर है। तो देखो हमने दो कंडक्टर लिया है, दोनों सेम मेजरमेंट का है, सेम डायमेंशन का है।
अब फर्क कहाँ पड़ेगा, क्यों इसका, आपको पता है कि ये जो सिल्वर है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर से कहने का मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा इससे। जब इससे आप करंट को पास करवाओगे, चार्ज को पास करवाओगे, तो चार्ज को रोकने वाला यहाँ कम नज़र आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर चार्ज को रोकने वाला ज़्यादा नज़र आएगा। चार्ज को रोकता कौन है, एटम्स रोकते हैं उसके अंदर का, एटम से ही तो वो कोलिजन हो रहा है, अगर एटम नहीं होता तो कोई उसको रोकने वाला नहीं था। तो अब देखो फर्क कहाँ पड़ता है, जो कॉपर होते हैं ना, इस कॉपर के एटम का साइज बड़ा होता है, बड़ा होगा, जगह दोनों के अंदर सेम है, दोनों वायर के अंदर जगह सेम है, स्पेस। अब एटम इसका बड़ा है, जब एटम इसका बड़ा होगा तो इस तरह से इसके अंदर जो एटम आएंगे, इस तरह से इतना बड़ा एटम हम कर देते हैं, इसके अंदर जो इस तरह से एटम आएंगे, वो देखो कितने एटम आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब क्या होगा, जितना जगह इसके अंदर है उतना ही जगह इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें एटम का साइज क्या हो जाएगा, ये है आपका, ये सिल्वर का साइज बड़ा होता है, इसी को कर दीजिए सिल्वर, इसको कर दीजिए कॉपर, ठीक है, कर दीजिए कॉपर। तो सिल्वर का जो एटम है उसका साइज बड़ा था, तो बड़ा साइज था तो इसमें देखिए कितने एटम एडजस्ट हो पाए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो पाए। अब क्या है कि इसका जो एटम है कॉपर का, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो इतने ही जगह में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा आइटम एडजस्ट हो पाएगा यहाँ पे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो इसके अंदर एटम कम है और इसके अंदर एटम ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा कैसे हो गया इसके अंदर एटम ज़्यादा, इसलिए कि कॉपर के एटम का साइज बाबू छोटा है, तो छोटा रहेगा तो उतना जगह में तो ज़्यादा ना आएगा वो। जैसे मान लीजिए एक बेड है आपके घर में लगा हुआ, उस बेड पर बड़ा बड़ा आदमी, 2 आदमी सो पाता है, अगर उसी पर अगर हम छोटे बच्चे को सुलाएं तो क्या 2 ही बच्चा एडजस्ट हो पाएगा, ज़्यादा बच्चा उस पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ हो रहा है, दोनों के अंदर, चाहे वो ये सिल्वर हो ये कॉपर हो, दोनों के अंदर हमने दोनों सेम डायमेंशन का लिया कि भाई दोनों के अंदर सेम जगह है, और जो जिस मटेरियल से सिल्वर बना हुआ है, जिस एटम से ये बना हुआ है, उस एटम का साइज इसके रेस्पेक्ट में, कॉपर के रेस्पेक्ट में बड़ा था तो उतना जगह में कम एटम आया, लेकिन ये छोटा था तो उतना ही जगह में ज़्यादा एटम आ गया। अब मान लो कि इस कंडक्टर से होकर के जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा, चार्ज पास करेगा, तो इसको रोकने वाला यहाँ कम आदमी नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है, तो कम नज़र आ रहा है तो यहाँ पर रुकावट एक कम होगी, अपोजिशन कम होगा, और इसमें इसको रोकने वाला, जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो इसके अंदर रोकने वाला ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ ज़्यादा अपोज होगा इसके मोशन का, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इसका और इसका कम हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर है और ये सिर्फ कंडक्टर है। समझ गए? तो यही होता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। यही होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अलग अलग कंडक्टर का जो क्षमता है चार्ज को रोकने का वो अलग अलग होता है, तो आप तो समझ गए कि भाई क्यों अलग अलग होता है। वो इसलिए अलग अलग होता है कि अलग अलग कंडक्टर का जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होता है। तो बताएगा क्या प्रॉपर्टी भाई अलग अलग होता है, बताइए। तो मटेरियल किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जिसका मटेरियल छोटा होगा उसमें ज़्यादा एटम्स होंगे, यानी जिसका एटम छोटा होगा उसमें ज़्यादा एटम होंगे, और ज़्यादा एटम होंगे तो चार्ज जब फ्लो करेगा उस कंडक्टर से होकर के, तो ज़्यादा एटम क्या करेगा, ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा उस चार्ज को, उस इलेक्ट्रॉन को। तो ज़्यादा अगर रुकावट हो रही है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कम रुकावट हो रही है तो कम रेजिस्टेंस है। यही होता है रेजिस्टिविटी, यही कारण है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों चार्ज को ही रोकने का काम करता है। जो मोशन में चार्ज जा रहा है, जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर से, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो, दोनों अपोजिशन ही है, दोनों रोकने का ही काम करता है मूविंग चार्ज को। लेकिन रेजिस्टिविटी में आपको ये देखना है कि कौन सा कंडक्टर
कितना ज़्यादा चार्ज को रोकने की काम कर रहा है और कौन सा कंडक्टर कितना कम रोकने का काम कर रहा है, किस कंडक्टर का एबिलिटी क्षमता ज़्यादा है चार्ज को रोकने का और किस कंडक्टर का क्षमता चार्ज को रोकने का कम है। तो रेजिस्टिविटी एक एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है किसी कंडक्टर का चार्ज को रोकने का। जब उस कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा तो वो उसको रोकने का काम करेगा। जो जितना ज़्यादा क्षमता रहेगा रोकने का वो उतना ज़्यादा उसको रोकेगा। और किसका क्षमता ज़्यादा रहेगा? जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि कॉपर लेते हैं, कॉपर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? 2। सिल्वर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? 1। कॉपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो मूव करता है ना। अगर हम मान लेते हैं यहाँ सिल्वर को दिखा रहे हैं, सिल्वर वायर को, सिल्वर से बना हुआ कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे? जो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होगा, एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होगा। तो ये सिल्वर है, सिल्वर के पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक एटम के पास। सिल्वर में जितने एटम हैं हर एटम के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो मान लो यहाँ पर हमने दिखाया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एटम दिखाया है सिल्वर में, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? इनमें से 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब यही 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे यही 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके अंदर मूवमेंट में आएगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? प्रत्येक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री? 2 है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। अब 18 एटम्स है इसके पास और प्रत्येक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो इस कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा और एटम भी ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का भीड़ ज़्यादा है इसके अंदर। रास्ता तो भाई दोनों में सेम ही है इलेक्ट्रॉन को जाने का, जितना चौड़ा ये रास्ता उतना ही चौड़ा ये भी रास्ता। तो अब देखो कि रास्ते की चौड़ाई सेम है लेकिन इस रास्ते में चल रहा है कम आदमी, इसमें चल रहा है ज़्यादा आदमी। तो भाई अगर रास्ता में अगर ज़्यादा आदमी को तुम भेज दे रहे हो तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा लगेगा। जब भीड़ ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? ज़्यादा आदमी को चलने में उसमें क्या होगा? परेशानी होगा। तो इस तरह से क्या होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस और भी इसका बढ़ जाएगा। एक तो एटम के साथ कोलिजन होगा इसका, दूसरी बात है कि नंबर ऑफ एटम भी जो बढ़ गया, एटम का क्राउड हो गया एटम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर ज़्यादा हो गया है। तो क्या होगा कि ज़्यादा कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन खुद भी अपने आप से टकराना शुरू कर देंगे क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। एक पतला सा रास्ता है, उस पतले से रास्ते में अगर 5 आदमी चले तो आसानी से चल सकता है, लेकिन उसी में अगर 50 आदमी को आप भेज दो तो क्या मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दो आदमी के बीच में गैप भी कम रह जाएगा, इधर उधर हिल भी नहीं सकता, वो सीधे उसको जाना पड़ेगा। आदमी तो समझदार होता है तो भाई बच बच के निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा समझदार है? ये तो चलेगा और टकराएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का भीड़ भी हो गया इसके अंदर और एटम का भी भीड़ हो गया। दोनों का अगर भीड़ हो गया, दोनों अगर बढ़ गया तो कोलिजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगेगा और रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यही होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये जो रेजिस्टिविटी होता है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से कहने का मतलब कि कोई कंडक्टर जिस एटम से बने होते हैं उसी एटम का प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टिविटी। अब उस एटम का प्रॉपर्टी है तो एटम का साइज देखना है कि छोटा है कि बड़ा है। अगर एटम का साइज जिसमें छोटा रहेगा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और जिसका एटम का साइज बड़ा रहेगा उसमें नंबर ऑफ एटम कम रहेंगे। जितने नंबर ऑफ एटम किसी में कम होते चला जाएगा ना वो उतना अच्छा कंडक्टर होते चले जाता है, क्योंकि रोकने वाला ही वहाँ पर कम हो जाता है ना। जो मूविंग चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, उसको रोकने वाला ही वहाँ से अगर हट गया तो वो तो थोड़ा कंफर्टेबली जाना चाहेगा आगे की ओर। यही चीज़ यहाँ होता है, यही होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चे, तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। ये रेजिस्टिविटी जो होता है ये किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि किस कंडक्टर का एबिलिटी या कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को रोकने के लिए। ये एक एबिलिटी है, या आप ऐसे बोलो इसको, दोनों रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो दोनों चार्ज को ही रोकता है।
ठीक है, दोनों मूविंग चार्ज को ही रोकने का काम करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी में क्या होता है कि उसका जो हमको अंदर का देखना होता है कि भाई अंदर में कैसा अरेंजमेंट है उनके मटेरियल का, कैसा उसका बनावट है, उसके अंदर कितना ज़्यादा एटम का भीड़ है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भीड़ है, इस पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को कितना ज़्यादा रोक पाएगा और कितना कम रोक पाएगा। यही होता है रेजिस्टिविटी। तो अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको रेजिस्टिविटी, आप लिखोगे इसको द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल मैं लिख रहा हूँ, मटेरियल बता दिया मैंने कि क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब किसी कंडक्टर का छोटा छोटा पार्टिकल, एटम्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच there is an opposition offered by particles of conductor in the path of moving charges, ये जो रेजिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल ऑफ कंडक्टर का। लेकिन रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल का नहीं है, वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का नहीं। हमको मटेरियल नहीं देखना है वहाँ पे, हमको वहाँ पर सिर्फ कंडक्टर को देखना है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है। लेकिन हमें रेजिस्टिविटी पर जब हमारी ध्यान जाती है तो वहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो भी कंडक्टर है उसके अंदर का जो मटेरियल है उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसके अंदर का जो एटम है उसका साइज़ कैसा है, बड़ा है या फिर छोटा है, या एटम उसमें कम है या फिर ज़्यादा है। इस चीज़ से डिसाइड होगा कि किसी सबस्टेंस का रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच देयर इज एन अपोजिशन ऑफर्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्जेस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर the ability of material of conductor to oppose the flow of charge through conductor। ठीक है, the ability of material of conductor यानी किसी कंडक्टर के मटेरियल का एबिलिटी है ये। मटेरियल मतलब उनके पार्टिकल्स का एबिलिटी है ये, उनके एटम्स का एबिलिटी है ये, कि भाई अगर किसी कंडक्टर से होकर के अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनका क्या क्षमता है कि वो चार्ज को रोक सके। ठीक है, ये एबिलिटी होता है रेजिस्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर से होकर के फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, जो चार्ज कंडक्टर से होकर के फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उस कंडक्टर का जो मटेरियल है, जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनका कितना ज़्यादा और कितना कम एबिलिटी है अब उस कंडक्टर से होकर के फ्लो करने वाले चार्ज को रोकने का, उसी एबिलिटी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक, तो मैंने तो ऑलरेडी इसको बता चुका है, लास्ट बता रहा हूँ कि किसी सबस्टेंस का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो ये समझ लो कि उसके अंदर जो एटम्स हैं प्रेजेंट वो नंबर में ज़्यादा होंगे, और जैसे नंबर में ज़्यादा होगा तो उनका साइज़ भी छोटा होगा। अगर कोई कंडक्टर है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है चार्ज को, बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है चार्ज को, बहुत ज़्यादा उसका रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, तो ये समझो
बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एटम है तो मूविंग चार्ज को ज़्यादा करके रोकेगा। अब कम एटम है, तो कम एटम है तो रुकावटें कम आएगी, क्योंकि कम ही एटम से तो वो कोलाइड कर पाएगा। अब एटम का भीड़ बहुत ज़्यादा है तो भाई 1 से टकराएगा, 2 से टकराया, 3 से टकराया, अब आगे नहीं है तो निकल जाएगा। लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार है इधर उधर, तो सबसे उसको लड़ते झगड़ते हुए सबसे कोलाइड करते हुए उसको यहाँ से बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, तो किसी वायर के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो अच्छा कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर किसी वायर के अंदर एटम ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने में परेशानी आएगी, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा अच्छा खासा कि वो फ्रीली मूव कर पाए। एटम तो ज़्यादा हो गया, अब एटम ज़्यादा हो गया तो भाई उसको स्पेस भी तो चाहिए मूव करने के लिए, तो स्पेस नहीं मिल पाता। या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी तो स्पेस ले रहा है, मूवमेंट करने के लिए भी स्पेस चाहिए। अब मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में आदमी आकर के भर जाए खचाखच, हर जगह आदमी ही खड़ा हो जाए, तो मूवमेंट करने के लिए क्या किसी भी आदमी को जगह मिलेगा तब तो वो मूवमेंट करेगा, या थोड़ा बहुत जगह मिलेगा तो धीरे धीरे जाएगा। तो भीड़ जितना ज़्यादा होगा कहीं पे उतना वहाँ परेशानी होती है मूवमेंट करने में, आगे बढ़ने में। तो इस तरह से भी मोशन अपोज हो जाएगा, एक मोशन में जो आना चाहेगा, जिस स्पीड में वो आना चाहेगा वो नहीं आ पाएगा, स्पीड ही नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, तो करंट कहाँ से ज़्यादा, करंट तो कम ही रहेगा। तो यही चीज़ें होती है। ठीक है, यही चीज़ होता है बच्चे रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन का आप आंसर देना, एक क्वेश्चन का आप आंसर देना कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम एक वायर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये कॉपर का ही वायर है, ये कॉपर का वायर है, जिसका लेंथ हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे बड़ा वायर ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये भी कॉपर है लेकिन इसका जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ, देखो ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, जिस एटम से ये बना हुआ है कॉपर, उसी एटम से ये भी बना हुआ, मतलब सेम मटेरियल से ये दोनों बने हुए हैं। मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, एटम का साइज जो इसके अंदर, वही एटम का साइज इसके अंदर भी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई दोनों का रेजिस्टिविटी बताओ, सेम होगा या अलग अलग होगा, तो बच्चे आपका आंसर होगा कि रेजिस्टिविटी सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा। कैसे सर? वो देखो, रेजिस्टिविटी होता क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल का प्रॉपर्टी अगर चेंज होगा तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगा। रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ये दोनों कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी जब रेजिस्टिविटी होता है तो भाई दोनों में मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। ये जिस मटेरियल से बना हुआ उसी मटेरियल से ये भी बना हुआ, उसी एटम से ये भी बना हुआ। इसमें जो एटम का साइज है वही एटम का साइज इसमें भी है। तो लेंथ बढ़ा देने से, वायर का जो लेंथ बढ़ा दिया हमने, कॉपर के वायर का लेंथ बढ़ा दिया या फिर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो लेंथ बढ़ाने से या वायर की मोटाई को बढ़ा देने से किसी सेम वायर का, अलग अलग वायर का नहीं, किसी सेम वायर का लेंथ और उसकी थिकनेस को बढ़ा देने से उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो एटम्स हैं, उनका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाता है। वो ऐसा नहीं हुआ कि ये लेंथ को हमने बढ़ा दिया तो एटम का साइज यहाँ बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एटम का प्रॉपर्टी वही रह गया, सिर्फ लेंथ बढ़ गया, एटम का प्रॉपर्टी वही रह गया। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पहले छोटा सा कॉपर का वायर था, अब हमने बड़ा सा कॉपर का वायर अपने हाथों में लिया, तो बड़ा सा कॉपर के वायर में जो है उसमें एटम का साइज बड़ा होगा छोटा वाला से, ऐसा तो नहीं हुआ। एटम का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, मीन्स मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ।
तो देखा आपने इस तरह से कि अगर आप किसी सेम वायर के लेंथ को अगर आप बढ़ाते हैं या फिर उसके थिकनेस को घटाते बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टिविटी है बच्चे वो चेंज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। हाँ, अब आपसे मैं पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है कि रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं पहले 2 ओम था तो लेंथ को हमने डबल कर दिया तो ये हो जाएगा 4 ओम। रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे डबल हो जाएगा सर? अब मान लीजिए कि ये कॉपर का वायर था 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ एटम मान लेते हैं हमारे पास 10 थे। 20 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अब जो चार्ज फ्लो करेगा, इसमें जब चार्ज फ्लो कर रहा था यहाँ से यहाँ तक तो 20 एटम के साथ उसका कोलिजन हो रहा था, लेकिन इस बड़ा सा में जब करेगा यहाँ से वहाँ तो उसका कोलिजन कितना एटम से होगा? 40 एटम से होगा। चूँकि लेंथ बड़ा कर दिया आपने तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो डबल हो गया। नंबर ऑफ एटम डबल हो जाने की वजह से अब नंबर ऑफ कोलिजन उसमें डबल हो जाएगा। इसमें कोलिजन कम हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ एटम कम थे, इतने दूर में, इतने ही दूर में कोलिजन हो रहा था, लेकिन इसमें कोलिजन होगा यहाँ से यहाँ तक। इधर का आइटम तो ये इधर का आइटम एक्स्ट्रा हो गया और बाकी इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर बढ़ गया है। एटम तो इधर बढ़ा ही, एटम इसके अंदर का एटम इधर, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन इधर, इसके अंदर का एटम इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, तो एटम भी बढ़ा यहाँ से यहाँ तक में और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ भी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? इसी रास्ते में अब इलेक्ट्रॉन पहले कम चल रहा था अब ज़्यादा चलने लगेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो गैप ऐसे भी कम रहेगा। जब गैप कम हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को आसानी से चलने में नहीं बनेगा, वो डिस्टर्ब होना ही होना है उसको। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करना शुरू कर देंगे, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही कोलिजन होने लगेगा। एटम के साथ तो होगा ही कोलिजन। दूसरी बात की इलेक्ट्रॉन खुद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेंगे। जब आप दौड़ रहे होते हो रोड पे, मान लो 10 लड़का दौड़ रहा है, अब 10 लड़का अपने में अगर टकराने लगे तो क्या वो एक अच्छा खासा स्पीड से दौड़ पाएगा? टकरा गया जैसे उसका स्पीड कम हो गया, अब फिर वहाँ से वो चलेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएगा, फिर कहीं टकरा गया, फिर वहाँ स्पीड कम हो गया। अगर वो चाहेगा कि हम फास्ट दौड़ पाएँ तो वो अगर जब तक कोलिजन होते रहेगा तो वो नहीं दौड़ पाएगा। अगर कोलिजन नहीं होगा तो दौड़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा है नहीं। वो कोलिजन तो लगातार हो रहा है एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक अच्छे स्पीड से इसके अंदर नहीं चल पाएगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको मैंने बताया कि जो रेजिस्टिविटी होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ये उस कंडक्टर के लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, ये करता किस चीज़ पे है डिपेंड? ओनली ऑन टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है, सेम कॉन्सेप्ट है। वो कैसे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर किसी कंडक्टर का, किसी वायर के टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देते हो तो उस कंडक्टर के अंदर का जो एटम होता है वो ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करेगा वो। ऐसे भी अगर टेम्परेचर कम भी है तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी सबस्टांस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके अंदर का जो पार्टिकल्स होता है वो मूवमेंट में होता है। अगर किसी सबस्टांस के एटम के बीच में अगर गैप कुछ ज़्यादा होगा तो मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरे जगह। अगर गैप अगर बहुत कम है तो वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, वो अपने ही जगह पे थोड़ा बहुत हिलते डोलते रहेगा, वाइब्रेट करते रहेगा। तो भाई ये कंडक्टर तो सॉलिड है। ऐसे भी इसके अंदर में जो एटम्स होते हैं, 2 एटम के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह एटम मूव करके नहीं जा पाता है, लेकिन वो अपने ही जगह थोड़ा बहुत हिलते डोलते रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो जो पहले हो रहा था थोड़ा बहुत हिलना डोलना, अब हो जाएगा ज़्यादा बहुत हिलना डोलना। जब ज़्यादा अगर एटम अपने ही जगह पर हिलने डोलने लगेगा तो जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन जा रहा था पहले,
उस रास्ते को भी वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर का कोई दो एटम हम दिखा देते हैं इस तरह से, और ये गैप है इसके अंदर का, ये इसी गैप से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। अगर टेम्परेचर यहाँ कम था तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे जहाँ पे है वहीं पर वाइब्रेट कर रहा था, थोड़ा बहुत इधर ये आ रहा था, थोड़ा बहुत ये इधर जा रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत गैप यहाँ हो जा रहा था इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। लेकिन जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इधर आ जाता है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा इधर, ये रास्ता भी बंद। अब क्या होगा, अब तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं भी हो रहा था वहाँ भी कोलिजन होना शुरू हो गया, कोलिजन बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चे कि जो उसके अंदर का एटम होता है, कंडक्टर के अंदर का जो एटम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उस एटम का जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ज़ोर से वो हिलने डोलने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से फ्लो कर रहा होता है उस वो रास्ता बंद हो जाता है। अगर बंद हो गया तो फिर हमेशा बंद तो नहीं रहेगा, कभी न कभी तो एटम आगे पीछे हो रहा है, तो अगर आगे आके बंद किया तो फिर पीछे भी जाएगा, लेकिन जब आगे आया तो उस टाइम में कोलिजन हो गया इलेक्ट्रॉन का उसी रास्ते में, जब पीछे गया तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा। लेकिन अगर वो एटम जोर से वाइब्रेट नहीं करता तो वो रास्ता बंद नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल सकता था, वहाँ कोलिजन नहीं होता। तो इस तरह का कोलिजन पूरे वायर में हर जगह हो रहा होता, कोई एक ही जगह तो नहीं हो रहा होगा। इस तरह से कितने कोलिजन बढ़ गए वायर के अंदर, कितने ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गए होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, देख लो। तो यही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर के एटम का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो छोटा एटम हो या बड़ा एटम हो, अपने ही जगह क्या होता है, जोर से हिलने डोलने लगता है। अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो कि आप जो है कहीं जा रहे हैं अपने गाड़ी से, आपने देखा कि भाई रोड पर भीड़ लगी है, आपस में आदमी हल्ला कर रहे हैं, आपने उतर करके रोड के साइड में खड़ा हो गया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि पहले आदमी जो है अपने जगह पे सभी आदमी अपने अपने जगह पे खड़े थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हिल रहा था, बस थोड़ा बहुत। लेकिन अचानक मामला गर्म हो गया। अब क्या हो गया, सब अपने में जो हाथापाई उठा पटक करने लगा। हाथापाई उठा पटक जो करने लगा आदमी, तो क्या मतलब अगर आप जाना चाहोगे इस साइड से उस साइड तो क्या जा पाओगे? क्योंकि आदमी अपने में लड़ झगड़ रहा है, पूरे रास्ते को कैप्चर कर रखा है, कभी इधर कभी उधर जा आ रहा है। लेकिन जब आदमी एक जगह खड़ा होकर के थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहता तो आप किसी साइड से भी किसी गैप से निकल के चले जाते। लेकिन वहीं पर जब दंगा होने लगे, आपस में आदमी इधर उधर हिलने डुलने लगे, भाग दौड़ करने लगे रोड पे, तो आपको इधर से उधर जाने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर का जो एटम है ना वो दंगा करने लगता है, मतलब ज़ोर से हिलने डोलने लगता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जाने में बनता ही नहीं है, उसको रास्ते नहीं मिल पाता है कि वो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हो या फिर रेजिस्टेंस हो, ये दोनों टेम्परेचर पर एक ही तरीके से डिपेंड करता है, दोनों के पीछे सेम कारण है। ओके, तो रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है बच्चे कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई रेजिस्टिविटी क्या होता है। ये तो मैंने समझ लिया, ये किसी कंडक्टर का एक एबिलिटी है कि उस कंडक्टर का मटेरियल जो है, जो उनके पार्टिकल्स हैं, वो कितना चार्ज को अपोज कर सकता है। ज़्यादा अपोज कर रहा है तो ज़्यादा रेजिस्टिविटी, कम अपोज कर रहा है तो कम रेजिस्टिविटी। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन भाई इस एबिलिटी को हम मेजर कैसे करें कि किसका रेजिस्टिविटी कम, किसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा, इसको मेजर कैसे करें, अब इस पर हम बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी तक पहुंचने के लिए हमें रेजिस्टेंस से शुरू होना होगा। रेजिस्टिविटी तक पहुंचने के लिए हमें रेजिस्टेंस से शुरू होना होगा। कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब जब आप इन दोनों को मिला दोगे, इसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है,
एक को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। इन्वर्सली मतलब एक बढ़ना तो एक घटना, और डायरेक्टली मतलब एक बढ़ना तो दूसरा भी बढ़ना। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप मिलाते हो तो कुछ इस तरह से लिखोगे, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाय ए, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, यहाँ पे इन दोनों को मिला दो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, कंबाइन करने के लिए भी एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। अगर 2, 3, 4, 5 इक्वेशन को कंबाइन करना हो तो सबसे पहले एलसीएम जैसे आप निकालते हो ना, वैसे ही काम करना। जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ कि 4 और 8 का एलसीएम निकालो, तो क्या करोगे, 2 × 2 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है तो बाहर करो, अब ये 2 भी कॉमन है, इसको बाहर करो, जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एलसीएम हुआ। उसी तरह से यहाँ पर कंबाइन किया जाता है। आर का एलसीएम कितना, आर, प्रोपोर्शनल कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, दोनों को लिख दिया मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई ही तो हुआ है, L × 1/a मल्टीप्लाई होके ये बना है ना। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंबाइन कर दिया। अब जब आपने इस दोनों स्टेटमेंट को, दोनों जिन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, उन दोनों फैक्टर को आपने यहाँ मिला दिया। अच्छा, मिला दिया तो अब क्या करोगे, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आगे एक कांस्टेंट लगाओगे, तो यहाँ कांस्टेंट आता है रो, रेजिस्टिविटी, ये रो है, रो, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो इनटू, अब क्या है यहाँ पे L/A, यानी इसको कुछ ऐसे लिख लो, रो L/A, इस तरह से लिखो। ये आ गया आपको एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टिविटी पे, उसके लेंथ पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इन सभी चीज़ों पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर मुझे ये बताना था आपको कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी से कहने का मतलब है कि उस कंडक्टर का जो मटेरियल है, जो उनके पार्टिकल्स है, जो उनके एटम्स हैं, वो कितना ज़्यादा चार्ज को रोक रहा है, कितना ज़्यादा चार्ज को अपोज कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद उसका लेंथ पे, उसके बाद उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आप रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला बना सकते हो ऐसे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रो L, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1 दे दो, रो L इक्वल टू क्या लिखोगे, RA। अगर रो निकालना है आपको, यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है ये, तो ये हो जाएगा RA/L, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंडक्टर का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई वो कंडक्टर का एबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है चार्ज के मोशन को अपोज करने का। जब किसी कंडक्टर से अगर चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो भाई कितना ज़्यादा वो अपोज कर रहा है उसको, कम या फिर ज़्यादा, उससे यहाँ से आप पता कर सकते हो रेजिस्टिविटी। तो ये था ये जो बच्चे हमने लिखा है ये रो, ये है रेजिस्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लिया था, यहाँ पे जो लिया ये रो, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट लेना होता है, तब यहाँ इक्वल आता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू चेंज नहीं होता, जो फिक्स रहता है वही होता है कांस्टेंट। तो भाई ये तो चेंज नहीं है, आपका लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ आपने बढ़ा दिया, किसी कंडक्टर का लेंथ आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा बढ़ा दिया तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो गया। लेकिन कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसा भी चीज़ है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। वो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, वो रेजिस्टिविटी उसका चेंज नहीं हुआ, ये कांस्टेंट रहा। नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिया कि रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लिखे थे, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L/A, मिला करके यही आया था ये। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई ये रेजिस्टेंस है,
ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, हमें यहाँ पर इक्वल लगाना है। इसको हटा के इसके जगह पे जब इक्वल लगाएंगे तो भाई यहाँ तो एक कांस्टेंट लगाना होगा, ये कांस्टेंट लगा करके फिर जो है उसको लिखिए L/A। तो यहाँ पर जो है ये R इक्वल टू, यहाँ जो कांस्टेंट है इसके जगह पर हमने किसको लिया, ये लिया, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। उसके बाद ये आ गया L/A। तो भाई ये कांस्टेंट क्यों लिया हमने, क्या वजह है इसके पीछे। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है लेंथ चेंज करने से, ये रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी चेंज करने से चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन आप जब लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आपने जब चेंज किया तो रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ, लेकिन क्या ये रेजिस्टिविटी चेंज होता है। किसी वायर के लेंथ को आप बढ़ा दिए घटा दिए तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, उसके मोटाई को घटा दिए बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। क्या ये सब सारे चीज़ करने से, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से क्या उसका रेजिस्टिविटी भी चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज, वो तो फिक्स रहा। मैंने पहले ही आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो है किसी वायर के लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स रहता है। जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट किस लॉजिक से रखा गया, इस रेजिस्टिविटी को उसी लॉजिक से रखा गया है कांस्टेंट। किस लॉजिक से कि हम लेंथ को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक ऐसा चीज़ है जो फिक्स रहता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर इस कांस्टेंट को रखा गया है, ठीक है। इस रेजिस्टिविटी को यहाँ क्या, ये जो आप देख रहे हैं ये P की तरह लग रहा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये कांस्टेंट जो है यही रेजिस्टिविटी है। क्यों कांस्टेंट ही, क्यों रेजिस्टिविटी, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का बढ़ाने से ये कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ। और ये जो है ना, ये रॉ, आपको जो मैं ऐसे बता रहा हूँ लिख के, ये रॉ, ये ग्रीक लेटर है रॉ, इसको ऐसे बोला जाता है रो, ठीक है। इसी से रेजिस्टिविटी को इंडिकेट किया जाता है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो ऐसे, इसका मतलब समझना कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक, यही होता है रेजिस्टिविटी। तो बच्चे देखो यहाँ पर आपने ये देखा कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टिविटी पे, उसके लेंथ पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसी वायर का जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई कॉपर है और यहाँ पे सिल्वर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। तो इससे आप ये समझ लेना कि कॉपर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा था, यानी कॉपर का जो मटेरियल है, जो उनके पार्टिकल्स है, उनका क्षमता ज़्यादा है चार्ज के मोशन को अपोज करने का, और सिल्वर का क्षमता चार्ज के मोशन को अपोज करने का कम है। तो इसका मतलब अपोजिशन कम तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा जाएगा उसमें। जिसमें करंट ज़्यादा जाता है गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होता है वो। अंडरस्टैंडिंग, यही चीज़ होता है। अब जो है ये तो ख़त्म हो गया रेजिस्टिविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे। आप इसको डिफरेंस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक्चुअली रेजिस्टेंस इज property of conductor and resistivity is the property of material of conductor. This is the main difference, okay. And the resistance of a conductor depends upon the length and area of cross section of conductor, but resistivity doesn't depend on the length and area of cross section of conductor. Resistance depend upon the temperature and resistivity also depend upon the temperature. These are the common difference between resistance and resistivity. You can write yourself, no problem. अब next, अब हम देखते हैं। अब बात आती है बच्चे रेजिस्टर की, ये रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, रेजिस्टिविटी भी हमने देख लिया, ये रेजिस्टर क्या होता है। तो चलो बच्चे
बताता हूँ मैं आपको कि ये रजिस्टर क्या होता है। ये जो रजिस्टर होता है ना बच्चे, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। फिजिकली इसका यूज किया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे कि आप देखे होंगे इस तरह का आपको दिखेगा, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह का एक तो ऐसे आएगा रजिस्टर बना हुआ, इस तरह का आपको ढेर सारे जगह मिल जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर इस तरह का आपको मिल जाएगा बना हुआ। इसका ये एक रजिस्टर, एक डिवाइस है, ये एक प्रकार का। कोई भी जो रजिस्टर होता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका काम होता है करंट को रोकना। जहाँ पर हमें कम करंट चाहिए, ज़्यादा करंट कहीं पे मान लो फ्लो कर रहा है सर्किट में और हमें कम करंट चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका यूज करके कम करंट को आउटपुट में ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये एक कोई बल्ब है, ये एक कोई बल्ब है और आपके पास एक बैटरी है। इस तरह से आप इसमें क्या करते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर दिए। ये बल्ब, ये बैटरी आपके पास मान लीजिए बहुत पावरफुल बैटरी है, ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी इससे लगा रहे हो तो ये बल्ब फ्यूज हो जा रहा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, ज़्यादा करंट जाएगा इस बल्ब के अंदर और उतना करंट को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये कम करंट पे चलने वाला बल्ब है, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप बैटरी तो बदल नहीं सकते हैं, बैटरी आपके पास एक ही है। तो आप क्या करोगे, एक रजिस्टर लाओगे और उस रजिस्टर को क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप जोड़ दोगे। रजिस्टर को जोड़ दोगे तो क्या होगा कि अब जो यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की और इस तरह से जो करंट जाएगा, पहले जा रहा था ज़्यादा करंट, अब क्या करेगा, उसमें से कुछ करंट को ये रोक देगा। और रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को रोकना। रजिस्टर का काम होता है करंट को रोकना। अब जो यहाँ से करंट जा रहा है उसको ये क्या करेगा, रोक देगा, मतलब कम करंट को आगे जाने देगा और कुछ करंट को यहाँ पे रोक देगा। तो अब ये बल्ब खराब नहीं होगा। यही होता है एक रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है जिसका काम होता है करंट को रोकना। जैसे कि आपका एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप घर में बल्ब तो जलता है ना, अभी बल्ब जल रहा है रूम के अंदर, ये बल्ब भी एक रजिस्टर है। इसका भी काम होता है करंट को रोकना। जब तक ये करंट को रोकेगा नहीं, चार्ज को रोकेगा नहीं, तब तक ये बल्ब जलेगा ही नहीं। कैसे, वो कैसे होता है सर, वो देखो बताता हूँ मैं। जैसे ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है, इस तरह से इस बल्ब को आपने इससे कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये बल्ब है, इसको आपने इससे कनेक्ट किया, तो ये बल्ब के अंदर जब चार्ज जाएगा ना, जब इस बल्ब के अंदर से अगर चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे ना, इस बल्ब के फिलामेंट जो हैं, ये बल्ब के जो फिलामेंट हैं, इसके अंदर एटम्स है प्रेजेंट, ठीक है। और बल्ब का जो फिलामेंट है उनके अंदर तो एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके हर एक एटम से कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा इसके अंदर। अब कोलिजन होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो काइनेटिक एनर्जी है। अब वो जब कोलाइड करेगा इस एटम से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इस एटम के अंदर, किस एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में। काइनेटिक एनर्जी को गेन करके ये कन्वर्ट कर देगा उसको हीट एनर्जी के रूप में। और ये जब ये बल्ब के सारे एटम जब हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। जब तक गर्म नहीं होगा ये जलेगा कैसे, रोशनी कैसे देगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कोलिजन ही हो रहा है। और कोलिजन होना यहाँ जरूरी था, क्योंकि बल्ब को जलना था। बिना कोलिजन का ये एटम हीट नहीं होता, जब एटम हीट नहीं होता तो बल्ब जलता ही नहीं। तो ये बल्ब भी आपका एक रजिस्टर है। जब बल्ब से चार्ज फ्लो करता है तो क्या करता है, बल्ब अपने से फ्लो होने वाले, बल्ब का जो फिलामेंट है वो अपने से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपोज करता है, उसको आगे से रोकता है। जैसे आगे से वो रोकता है, इलेक्ट्रॉन जाकर के उससे टकरा जाता है, टकराता है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस एटम के अंदर, और एटम फिर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और ये बल्ब जलने लगता है। मतलब ये जो है बल्ब को ऐसा बनाया ही जाता है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। ये टंगस्टन है, ये कोई प्योर मेटल नहीं है। ये बल्ब जो का जो फिलामेंट होता है ना, उसको डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि भाई उसका जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत बहुत ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हीट होगा। यानी कि जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर का या किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, वो उतना ज़्यादा अपने से फ्लो होने वाले
इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को रोकने की कोशिश करेगा या फिर उसको रोकेगा। जितना ज़्यादा रोकेगा कोई कंडक्टर का एटम अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को, उतना ज़्यादा उसके अंदर कोलिजन होगा, टकराव होगी। और जितना ज़्यादा कोलिजन, जितना ज़्यादा टकराव, उतना ज़्यादा वो एटम हीट होगा, गर्म होगा, और उतना ज़्यादा वो रोशनी देगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ होता है। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये ज़्यादा गर्म होता है। तो भाई रजिस्टर होता है क्या? एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो क्या करता है? अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को रोकता है। उसको बनाया ही ऐसा ही जाता है कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। घर में कूलर है, उसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो भी एक रजिस्टर है। अब कहोगे सर, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये तो बल्ब था, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम, और ये भी जो कंडक्टर हमने यहाँ पे तार जोड़ा है ये क्या है? मतलब ये रजिस्टर नहीं है क्या? रजिस्टर नहीं है क्या? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर वो चीज़ होता है, वो सबस्टांस होता है, वो मैटर होता है, वह ऑब्जेक्ट होता है जो अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा रोकता है। तो अगर यहाँ पर देखो तो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, लेकिन अगर तुम इसके रेजिस्टेंस को देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में लगभग नेग्लिजिबल, यानी कि लगभग जीरो। जिसके पास रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम है वो चार्ज को बहुत कम रोकेगा, अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को। तो वो एक रजिस्टर का काम नहीं कर रहा है, एक बेस्ट रजिस्टर वो नहीं है, अच्छा चार्ज को रोकने वाला कंपोनेंट वो नहीं है, चार्ज को अच्छे तरीके से वो रोक नहीं पा रहा, तो वो रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर उस सबस्टांस को बोला जाता है जो अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा रोकता है। ऐसे रेजिस्टेंस जो होता है, कहेगा रेजिस्टेंस में और रजिस्टर में क्या अंतर है? तो डिफरेंस यहाँ नज़र आएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, गुण है, जिस वजह से वह कंडक्टर अपने से फ्लो होने वाले चार्ज को रोकता है। लेकिन ये रजिस्टर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वह एक डिवाइस है। वो फिजिकली आपको दिखेगा, फिजिकली आप उसका यूज सर्किट में करते हैं। जैसे ये रजिस्टर था, इसका यूज आप सर्किट में करेंगे। ये बल्ब एक रजिस्टर है, इसका यूज आप सर्किट में करेंगे। तो यह एक रजिस्टर जो होता है वो एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और अलग अलग रजिस्टर का प्रयोग हम सर्किट में अलग अलग पर्पज़ से करते हैं। जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया होगा उस पर्पज़ के लिए हम करेंगे उसका यूज सर्किट के अंदर। जैसे इसको बनाया गया है करंट को कम आगे जाए, इसके लिए बनाया गया है, तो जहाँ हमें करंट कम चाहिए वहाँ इसको लगा देंगे। अब बल्ब को बनाया गया भाई कि ये रोशनी दे, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे रोशनी लेने के पर्पज़ से। हमको करंट थोड़ी ना कम लेना है सर्किट में कि इसको हम कम करंट के लिए लगाएंगे, हमको रोशनी चाहिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा हीट होगा और उतना ज़्यादा वो रोशनी आपको देगा। क्या ये हीट नहीं होता है? बिल्कुल ये हीट होता है, लेकिन हीट होने के साथ साथ ये आपको रोशनी थोड़ी देगा, क्योंकि इसके अंदर तो फिलामेंट लगा हुआ है। इसके अंदर फिलामेंट थोड़ी है कि ये रोशनी देगा आपको, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद क्या है कि इसका रेजिस्टेंस इससे कम ही रहेगा, जब भी रहेगा इसके रेस्पेक्ट में कम रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये रोशनी देगा आपको, लाइट देगा आपको, ऐसा नहीं है। तो रजिस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसका यूज आप किसी सर्किट के अंदर किसी पर्पस के लिए करते हैं। और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, किसी वायर का प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी को आप देख नहीं सकते, वो तो अंदर होता है, लेकिन रजिस्टर को आप देख सकते हो फिजिकली कि हाँ भाई ये बल्ब है, ये रजिस्टर है, ये फैन है, हाँ ये कंप्यूटर है, ये टीवी है, ये सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। जब उससे करंट जाएगा तो उसको वो अपोज करेगा। आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह सबस्टांस जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और जिस वजह से वो अपने से फ्लो होने वाले करंट को क्या करे, अपोज करे, उसको रेजिस्ट करे, उसे हम रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर यही चीज़ होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, बट रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और डिवाइस दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब लिख लो इसको, रजिस्टर क्या होता है, लिखो रजिस्टर क्या होता है। एक्चुअली रजिस्टर होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल
components which resists the charge या करंट, कुछ भी बोल सकते हैं, which resist the charge और करंट या इलेक्ट्रॉन, जो भी आपको बोलना, which resist the charge, which resist the electron, which resist the electric current। चार्ज फ्लो करता है तो वही करंट होता है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वही चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स which resist the charge, which resist the charge, which resist the charge that, which resist the charges that flow through them। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स which resist the charge that flow through them, यानी कि ये एक कंपोनेंट्स है, डिवाइस है, जो क्या करता है, जब उससे चार्ज फ्लो करता है तो उसको अपोज करता है, यही होता है रेजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर का कहेगा 5 रजिस्टर का नाम लिखो, तो आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं उस सब का नाम लिख देना। आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, फ्रिज, कूलर, जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सब का जो रेजिस्टेंस होगा, घर में जो लगा हुआ वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर जिससे करंट जा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा ही होगा। तो वो सारे रजिस्टर हैं आपके घर में, जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस घर में लगा हुआ वायर से ज़्यादा है वो सारे रजिस्टर हैं। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, उसका नाम लिख दीजिएगा, यही होता है रजिस्टर। अब बच्चे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, किसका, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, जिसमें बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इनटू क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल फार्मूला है किसी वायर के, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने का, ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पे। ये क्या है, मटेरियल है, ये मटेरियल का ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है, किसी कंडक्टर के मटेरियल का एबिलिटी है। ये बताता है कि कितना उसका एबिलिटी है चार्ज को अपोज करने का, किसी कंडक्टर के अंदर से जब वो फ्लो कर रहा होगा तो उसके लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये होता है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर कोई वायर हम लें, ऐसे कोई वायर लेते हैं, इस तरह से कोई भी वायर ले लेता है, जिस वायर का लेंथ अगर हम रखें 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखें 1 मीटर स्क्वायर, और मैं आपको बोलूं कि भाई आप जो है इस वायर का हमको रेजिस्टेंस बताओ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई कोई वायर लिया हमने, उस वायर का लेंथ है 1 मीटर और उसका थिकनेस है 1 मीटर स्क्वायर, मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो इस फार्मूला से निकालो। रेजिस्टेंस इक्वल टू ये होता है, लिखो रॉ इक्वल टू लेंथ कितना है 1 मीटर, यही तो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई अब क्या होगा, ऑफ रॉ इनटू क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू रॉ, ये 1 तो गया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, ऊपर में ये रॉ हो गया आपका रॉ। अब तो ये गया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या बच गया, ये रेजिस्टेंस लॉ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर बच गया। तो अब बच गया ये तो आपका गया। अब यहाँ पर बच रहा है 1 मीटर यहाँ पे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर था, इसे एक तो ये चला गया। तो क्या बच गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू रॉ, क्या बच गया, रॉ बाय एम। यूनिट को छोड़ दो, अभी रुक जाओ, इससे लिखो इसको। जैसा कि हमने आपको बताया कि लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई आप हमको रेजिस्टेंस बताओ।
तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, रॉ एल बाय ए है आपके पास, ठीक है। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। मैं आपको बोलूँ कि रेजिस्टेंस बताओ हमको, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिखोगे R इज इक्वल टू रॉ, तो लिखो ऐसे ही, L कितना है आपके पास 1 मीटर ही लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर है हमारे पास। तो अब ये 1 तो क्या हुआ, चला गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, ये R इज इक्वल टू रॉ आ रहा है आपको, R इज इक्वल टू रॉ, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों आपको इक्वल हो गया, ये दोनों आपको इक्वल हो गया। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी वायर का, अगर आप लेंथ लेते हो 1 मीटर और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेते हो, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसका रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, वही उसका रेजिस्टिविटी होता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी वायर है, अगर उस वायर के रेजिस्टिविटी का आपको पता लगाना है कि क्या है, तो 1 मीटर वायर का लेंथ लो और 1 मीटर स्क्वायर उसका थिकनेस लो और उसका रेजिस्टिविटी फाइंड कर लो। जो उसका रेजिस्टिविटी हो, उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी होगा। ऐसे ही मेजरमेंट होता है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा R इज इक्वल टू रॉ एल बाय ए, आपने लिखा इसे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ इसको ऐसे लिखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रॉ एल आएगा, इक्वल टू क्या आएगा R ए, अब रॉ इक्वल टू क्या लिखोगे, रॉ इक्वल टू R ए बाय एल, इस तरह से आप लिखोगे, रेजिस्टिविटी इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर भी अगर आप सेट करोगे, वायर का लेंथ अगर ले लेते हो, ये रेजिस्टेंस है, ये R लिखो, वायर का लेंथ लेते हो 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 लेते हो 1 मीटर स्क्वायर, आई इक्वल टू, अरे यहाँ पर ऐसे लिखो, इसको मीटर ऐसे। अब जब यहाँ पर आप लिखोगे रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, तो रेजिस्टेंस लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका था 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ था आपका 1 मीटर, तो आखिर क्या आएगा ये R, उसके बाद R इंटू ये तो गया मीटर, यहाँ नीचे में 1 मीटर है, ऊपर में 2 मीटर है, 1 मीटर चला गया, तो कितना बचा ये R मीटर, कितना बचा R मीटर। तो अब देखो यहाँ पे R मीटर जो बचा है, तो ये R मीटर क्या है, R तो क्या है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है ओम, और ये मीटर है तो मीटर। तो इस तरह से आपने रेजिस्टेंस का SI यूनिट आपने क्या देखा, ओम मीटर हुआ, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम मीटर होता है। अब रेजिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 तो गया, तो रेजिस्टेंस मिला कितना आपको, ये रेजिस्टेंस मिला आपको रॉ इक्वल टू R, यानी कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर हो गया। कब बराबर हो गया, जब किसी वायर का लेंथ आप लिए 1 मीटर और उसका सेक्शनल एरिया जो होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो लिए 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट लेना है दोनों, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर उसका मोटाई। तो उस कंडीशन में उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस बताता है कि भाई इस वायर का कैपेसिटी क्या है, कि जब इससे चार्ज फ्लो करेगा तो वो कितना उसको रोकेगा। अगर कम निकल रहा है रेजिस्टेंस, 2-3 वायर का अगर आप निकालोगे जिसका कम निकला रेजिस्टेंस, तो समझोगे कि भाई इसका कैपेसिटी कम है चार्ज को रोकने का। जिसका थोड़ा ज़्यादा निकलेगा आप सोचोगे कि भाई इसका कैपेसिटी ज़्यादा है थोड़ा रोकने का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊँ, देखो क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास इस तरह से 2-3 वायर दे दिए, A B C, 2-3 वायर दे दिए आपको, सबका मान लो कि 1 मीटर ही लेंथ है, 1 मीटर स्क्वायर, सबका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब में वही डायमेंशन है, 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर, सब यूनिट लेंथ पे ही है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है। आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे इस फार्मूला से, रॉ एल बाय क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू R A, लिखो R A बाय L,
यही होता है ना RA/L। अब जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, ठीक है, सबका अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हो और सबका इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आपको आया 3 ओम, इसका आया 4 ओम, इसका आया 5 ओम, तो जिसका रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्या सोचोगे इससे? इससे तो यही ना आइडिया आएगा कि भाई इससे करंट जब पास कर रहा होगा तो ये ज़्यादा उसको रोक रहा होगा, ज़्यादा अपोजिशन हो रहा होगा, उसमें चार्ज को रोकने का काम कुछ ज़्यादा हो रहा होगा उसके अंदर, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यही जो रेजिस्टेंस आप निकाले हैं यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और यूनिट लेंथ पे, यही आपको बताता है कि भाई रेजिस्टिविटी क्या है उसका कैपेसिटी क्या है चार्ज को रोकने का। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना यहाँ पे, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रोकेगा चार्ज को। जिसका कम है उसका रेजिस्टिविटी कम है, वो चार्ज को कम रोकेगा। ठीक है, यही डिसाइड करता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। अब आपसे अगर कोई पूछे, अब आपको अगर कोई बोले रेजिस्टिविटी जो है, ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, इसको मेजर करना है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए फार्मूला आपके पास यही है RA/L। इसी फार्मूला से आप रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे अब कोई पूछे कि भाई रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला है ही, लेकिन हम इस मेजरमेंट को लिखें कैसे, इस मेजरमेंट को न्यूमेरिकली हम कैसे लिखें, तो कैसे लिखें तो वो आप देखो यहीं पे निकल जाता है। रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है। अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है 1, लेंथ भी होता है 1, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल कब हो गया, जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 लिया, लेंथ L लिया। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप यहाँ पर लिखो, आप यहाँ पर लिखो रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistance, resistivity is defined as the resistance of conductor, resistivity is defined as the resistance of conductor of unit length and unit area of cross section, क्रॉस सेक्शन। यही है इसका न्यूमेरिकल डिफिनेशन। ये हो गया न्यूमेरिकल डिफिनेशन। न्यूमेरिकली आप रेजिस्टिविटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। भाई किसी भी वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस है। किस वायर का रेजिस्टेंस है, उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर होता है और उसका यूनिट एरिया ऑफ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। कोई भी वायर का अगर आपको बोल दिया जाए कि रेजिस्टिविटी निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे, उसका जो है लेंथ लोगे 1 मीटर और उसका जो मोटाई होगा वो लोगे 1 मीटर स्क्वायर। कैसे पता चलेगा सर कि मोटाई कैसे नापें कि 1 मीटर स्क्वायर हो ताकि लें, तो उसके लिए भाई स्क्रू गेज आता है। ऐसे नहीं, स्क्रू गेज होता है। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जिस डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, वायर के थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। तो वो तो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा ना, तो आपको सिर्फ समझना है। यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है किस वायर का, जिस वायर का लेंथ 1 मीटर होगा और उसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उस कंडीशन में जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, ये आप समझ लो। तो बच्चे यही था रेजिस्टिविटी। अब इसमें कोई डाउट अगर आपको हो बच्चे तो आप हमें बताएं। तो बच्चे आज जो है हमने आपको बताया
कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने आज आपको बताया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना। अगर फिर भी इसमें कहीं पर डाउट लगे कि भाई यहाँ पर ये कैसे होगा, कैसे हुआ, यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और 110% आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, if you will have any doubts regarding these topics what has been taught by me today, then you can write in comment box. After that I will try to solve your problems 110%. Okay students, thank you, have a nice day.